स्वागत है आपका फ्यूचर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं कुलदीप शर्मा हाजिर हूँ आपके लिए एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है और हम सभी घर पर हैं। तो सोचा है कि जो पिछला सिलेबस आपका छूटा हुआ है, जो हिंदी साहित्य मैंने चलाया था, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसको पूर्ण कराया जाए। ठीक है, आपको पीछे जो भी मैंने पढ़ाया उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप सारी वीडियो देख लें और जो मैंने पढ़ाया उसे अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा जहां पर मैंने अपना पीछे पैटर्न छोड़ा था। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके दोबारा देख सकता है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज जो हम प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि हमने रीतिकाल को समाप्त कर दिया है, अब रीतिकाल के पश्चात जैसा आपको पता है चतुर्थ काल, आधुनिक काल आने वाला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि काफी दिन से क्लास नहीं ली, एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए और सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो मैं प्रश्न बता रहा हूं उसका उत्तर आपको कमेंट में जाके बताना है कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो क्वेश्चन ये है, पिछले रिवीजन के तौर पर आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। अब बहुत आसान सा प्रश्न पूछा है दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब लिखें, जिससे मुझे लगे कि हाँ, आपने पिछली क्लासों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है। आज ये जो क्लास है बहुत छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि कल से मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा टाइमिंग रहे जिससे लाइव आ जाए। आज ऐसे ही आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन बस यही बताने के लिए कि आज हम अपना आधुनिक काल को जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है आधुनिक काल। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख दें दोस्तों कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो आज का प्रकरण हमारा है आधुनिक काल, जो विक्रम संवत 1900 से अब तक माना गया है, यानी इसके बाद अभी कोई काल भी नहीं हुआ है। चतुर्थ काल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहले आपने आदिकाल को पढ़ा, उसके पश्चात आपने भक्ति काल, तत्पश्चात आपने पढ़ा था रीतिकाल, और सबसे आप अंतिम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, जो सबसे महत्वपूर्ण काल में शामिल है। दोस्तों, इस आधुनिक काल से बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हिंदी में बहुत ही उत्थान का कार्य कर सकते हैं। तो आज हम आधुनिक काल के विषय में पढ़ रहे हैं। टाइम पीरियड आपको बता ही दिया है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ईस्वी में होता है। अगर ईस्वी की बात करें तो वो आप 1850 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी से अब तक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी होगी। 1900 तब माना गया है जब विक्रम संवत है। आपको पता है कि विक्रम संवत 57 जो होता है वो आगे चलता है ईयर में, तो हम उतना ही पीछे चले गए हैं। तो 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के रूप में माना जाता है। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 यही है कि जो आधुनिक काल है इसकी समयावधि क्या है। आधुनिक काल की समयावधि क्या है? तो आप दोनों समयावधि पे ध्यान दें। अगर विक्रम संवत लिखे हैं तो आपको 1900 से अब तक जवाब देना होगा। अगर आपकी ईस्वी लिखी है तो आपको जवाब देना होगा 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक काल जो एक ऐसा काल रहा है जिसमें देश प्रेम, पीछे के जो काल रहे थे, आपने रीति काल के विषय में पढ़ा तो वहां श्रृंगार की अधिक प्रधानता थी, लेकिन इस काल में देश प्रेम, समाज चित्रण पर अधिक बल दिया गया। समाज चित्रण और देश प्रेम पर अधिक बल दिया गया और उसी आधार पर इसके पार्ट भी करे गए हैं, इसके भाग भी करे गए हैं। वो पार्ट आपको बताते हैं कि आधुनिक काल को किन भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल के जो निम्न भाग हैं वो इस प्रकार से हैं, आप उनके समय अवधि को अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहली समय अवधि में आपका पहला काल होता है भारतेंदु युग। पहला भारतेंदु युग। इस भारतेंदु युग की खास बात यह है कि इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। आप अन्य नाम में क्या लिखेंगे?
पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसकी समय अवधि की, तो दोस्तों समय अवधि आपकी है इसकी 1868 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1900 ईस्वी तक आपका कौन सा युग माना गया है? भारतेंदु युग। यानी इसे हम किस नाम से भी जान सकते हैं? पुनर्जागरण काल के नाम से भी जान सकते हैं, या आप इसे नवजागरण काल भी कह सकते हैं। समझ में आया होगा। इसके बाद हम नंबर 2 इसका जो भाग है उसकी बात करते हैं। दूसरा भाग है इसका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का भी एक अन्य नाम है, जो अन्य नाम है वो है जागरण सुधार काल। अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल। समयावधि की बात करें तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक इसकी समाप्ति बताई गई है। इसके बाद हम तीसरे काल की बात करते हैं। द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग। छायावाद युग, छायावाद युग का कोई अन्य नाम अभी तक ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, स्वतंत्र युग भी वैसे कह देते हैं। जो इसकी समय अवधि बताई गई है वो है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। दोस्तों ये 3 काल ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और समय अवधि इनकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कि बताइए भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही? तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1900, द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918, छायावाद युग की समय सीमा 1918 से 1938 मानी गई है। एक बार आप इसको नोट कर लें अच्छी तरह से, फिर आगे के इसके भागों की बात करते हैं। जो अगले भाग है इसके उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं नंबर 4। द्विवेदी युग आपने पढ़ लिया, छायावाद युग के विषय में आपने समय सीमा को पढ़ा है। अब इससे अगली समय सीमा की बात करते हैं। नंबर 4 जो इसका पार्ट है, नंबर 4 पर आने वाला है दोस्तों छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग कौन सा युग? छायावादोत्तर युग। और इसकी समय सीमा मानी गई है 1938 से 1953 ईस्वी, 1938 से 1953 ईस्वी। और ध्यान देने की बात यह होगी कि छायावादोत्तर युग 2 पार्टों में विभाजित किया गया। किन पार्टों में? 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 में आपका रहता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, और नंबर 2 में रहता है प्रयोगवाद। नंबर 1 प्रगतिवाद और नंबर 2 प्रयोगवाद है। समय सीमा की बात करें, प्रगतिवाद की समय सीमा की अगर हम बात करें तो 1938 से 1943, 1938 से 1943, और प्रयोगवाद की अगर हम बात करें तो 1943 से 1953। ये ईस्वी में ही सभी समय अवधि लिखी गई है। तो दोस्तों जो नंबर 4 हमारा युग रहा छायावादोत्तर युग, जिसकी समय सीमा 1938 से 1953 बताई गई है, तो वहां आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। नंबर 1 आपको प्रगतिवाद मिलेगा जिसकी समय सीमा 1938 से 1943 रहेगी, और दूसरा प्रयोगवाद रहेगा जिसकी समय सीमा 1943 से 1953 रहेगी। और इसके बाद जो आपका अंतिम और 5वां पार्ट आता है छायावादोत्तर युग के पश्चात, वो है आपका नई कविता या नवलेखन युग भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं नवलेखन, नवलेखन युग, और इसे आप 1953 से अब तक कह सकते हैं। हालांकि कुछ नवीनतम राइटरों की जो बुक्स होती हैं उनमें साठोत्तरी युग भी होता है जो 1960 के बाद चला, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से नवलेखन युग जो 1953 से अब तक हम इसे मान सकते हैं। तो ये 5 पार्ट हमने पढ़े हैं, एक एक का
आपको विस्तार पूर्वक वर्णन बताया जाएगा। भारतेंदु युग से प्रारंभ करते हुए बिल्कुल अंत तक जाना है हमें। एक एक राइटर की रचनाओं को अच्छे तरह से पढ़ना है कि जो हम अच्छी तरीके से परीक्षाओं में याद कर सकें। और किसी भी परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ इस युग से कोई भी रचना है, तो आपको पढ़ी हुई आनी चाहिए दोस्तों, यही मेरा उद्देश्य है। और आपको हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य इतना है कि बस आप हिंदी में ऐसे हो जाएं कि आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि एक छोटा सा विषय मानते हैं सभी बच्चे, सोचते हैं हिंदी पढ़ने लायक तो शायद होती नहीं, लेकिन बहुत कुछ है हिंदी में सीखने के लिए। आप मेरे साथ जुड़े और कोशिश करें कि हिंदी को बहुत ज्यादा सीख लें, क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए हिंदी। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी हम भारतेंदु युग प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास तो बस केवल वर्गीकरण के तौर पर ही आज हमने समाप्त करी है। कल आपके लिए टाइमिंग के साथ फुल क्लास मिलेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।